सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत आज से 113 वर्ष पहले यानी कि साल 1908 में हुई थी, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में करीब 15,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी थीं। ये महिलाएं काम के कम घंटों, बेहतर तनख्वाह और वोटिंग के अधिकार की मांग के लिए प्रदर्शन कर रही थीं। महिलाओं के इस विरोध प्रदर्शन के एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहले राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की घोषणा की थी। महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का विचार एक महिला क्लारा जेटकिन का था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता वर्ष 1975 में उस वक्त मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पहली बार 1996 में एक थीम के तहत मनाया गया था। ये दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन का प्रतीक है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना रखी गई है। ये थीम कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल, श्रमिकों, इनोवेटर आदि के रूप में दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं के योगदान को रेखांकित करती है। आज के हमारी मेहमान हैं कुमुद सिंह। आप पिछले कई सालों से महिलाओं और बच्चों के लिए अपनी संस्था के द्वारा कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद दीपा, नमस्कार। और वहीं कार्यक्रम की दूसरी मेहमान है प्रार्थना मिश्रा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप भी लंबे समय से महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठाती आ रही हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुमुद जी, कार्यक्रम आपसे ही शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो उद्देश्य था महिलाओं और पुरुषों में समानता, तो आपको लगता है कि ये उद्देश्य हमने हासिल कर लिया है या अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? नहीं, प्राप्त हो गया है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। और शुरुआत ही वहाँ से करूँगी कि अभी 2 दिन पहले ही एक जो हमारे पास एक आंकड़ा आया है, तो दुनिया के केवल 12 देश ऐसे हैं जहां महिला पुरुष समानता है जी। और बाकी सारे देशों में महिलाएं दूसरे नंबर पर हैं और भारत उसमें 123वें नंबर पर है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी कितना काम करने की ज़रूरत है इस मसले पर हमें। ऐसा तो नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हुआ है। जागरूकता आई है। लड़कियां जो पहले महिलाएं घरों में कैद थीं, वो शिक्षा के लिए बाहर निकली, फिर अपनी अपनी जगह तलाश रही हैं। ये तो है कि जागरूकता आई है और आगे बढ़ी हैं महिलाएं, लड़कियां, लेकिन समानता का जो अधिकार अब तक उन्हें मिल जाना चाहिए था, उसका मुझे लगता है कि शायद 20% मैं अगर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति या कहना चाहिए कि गलत नहीं होगा कि मात्र हम 20% ही प्राप्त कर पाए हैं। तो शिक्षा ले लेने के बाद भी जिस तरीके से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं होते महिला होने के नाते, मतलब जेंडर के आधार पर जो भी उनके साथ हो रहा है, रोजगार तो पुरुषों को भी नहीं मिलते हैं कई बार, लेकिन महिला होने के नाते उनके सामने से तमाम सारे जो अवसर हैं वो खींच लिए जाते हैं, उनके सामने पेश ही नहीं किए जाते कि आप महिला हैं। हम आज भी लड़ते हैं कितनी सारी चीज़ों के लिए कि हमें इस फील्ड में जाना है, उसके लिए हमें पहले कानूनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, तब जाकर कहीं हमारी जीत या हार तय होती है वहाँ जाकर, और लड़ाइयाँ लंबी होती हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको भी मैं एक जीत के तौर पर देखती हूँ कि आज हम जागरूक तो हैं कम से कम उसको लेकर, लेकिन निराशाजनक बात यह है इसमें कि हम उस स्थान को अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। प्रार्थना जी, आपकी भी राय जानना चाहेंगे कि आपका क्या सोचना है इस पर, कि जैसा कि कुमुद मैम ने कहा कि लगभग 20% हम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, हमें अभी आगे काफ़ी लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल मैं कुमुद जी की बात से सहमत हूँ। बहुत लंबी लड़ाई है और हमें बहुत आगे तक जाना है। मतलब अभी तो हमने साथ पहली सीढ़ी ही चढ़ी है, अभी हमको जो है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है। और उस सीढ़ियों में जो बात हम कर रहे हैं कि रोजगार के अवसर होंगे, आजीविका होगी, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, बराबरी होगी, हिंसा से मुक्त जीवन होगा, चयन करने का अधिकार होगा, तो ये सारी सीढ़ियों को हमको चढ़ना होगा। और तब जो है वो अंतिम सीढ़ी जो हम समानता की बात करते हैं, जो हमारे संविधान में भी कहा गया, क्योंकि समानता की बात कोई अलग से नहीं आई बल्कि हमारे संविधान का हिस्सा है, तो उस तक हमको पहुंचने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। तो अभी एक शुरुआत है
और वो शुरुआत में भी बहुत सारे प्रयास करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो शुरुआत हो गई है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। दुनिया के कई देशों में आज भी महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है। महिलाएं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से भी पिछड़ी हैं। ऐसे में आपके क्या विचार हैं? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि क्या कुछ किया जाए। तो जैसा अभी हमारी साथी प्रार्थना ने कहा कि हमारा संविधान, मैं अगर भारत के संदर्भ में बात करूं, मैं दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ जी। अभी, लेकिन हमारा संविधान जो है अगर हम उसको ही मानना शुरू कर दें तो अलग से ऐसा कुछ नहीं है जो हमें अलग से करना पड़े। हमारा संविधान इतना खूबसूरत है जो कहता है कि हम भारत के नागरिक, हम में मैं भी शामिल हूँ, मेरे घर का पुरुष भी शामिल है और ट्रांसजेंडर भी शामिल है, जी। हम, है ना। तो जब हम पर काम करना शुरू कर देंगे, जिस दिन पॉलिटिकली, इसमें सबसे बड़ी जो मुझे बात लगती है कि अगर राजनीतिक नियत, राजनीतिक जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी नियत हो जाए तो ये जी। काम कोई बहुत बड़ा नहीं है कि हमको शिक्षा के लिए, आज हमारी बच्चियां स्कूल ड्रॉप आउट जो रेट है लड़कियों जी। के, 8th क्लास के बाद स्कूल छोड़ना पड़ता है, कई बार बहुत हुआ तो 10th तक आई, क्योंकि स्कूल दूर है, सुरक्षा नहीं है रास्ते में। दूसरी बात, स्कूलों में टॉयलेट के लिए आज हम इतने साल बाद भी हम स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, शौचालय नहीं है हमारी बच्चियों के पास, साफ पानी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को, मतलब अगर हम एक मानव का जो अधिकार है बेसिक, आप बहुत सारी चीज़ों की बात छोड़ दीजिए, आप जो बेसिक जो उनकी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं एक नागरिक के बतौर पूरी कर दें, महिला अपने आप उस जगह को, महिला को अधिकार देना किसी को नहीं है। जी। आप सिर्फ जो उसके अवसर हैं उस पर आप अड़ंगेबाजी मत कीजिए, उस पर आप रुकावट मत पैदा करिए, महिला वहां पहुंच जाएगी, उसके अधिकार उसे मिल जाएंगे। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ। बिल्कुल, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि महिलाओं को अवसर देने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें अड़ंगा मत डालिए, बिल्कुल। मतलब उसमें बाधाएं ना आए तो जाहिर तौर पर महिलाएं काफ़ी आगे तक पहुंच सकती है। मैम, देखा जाए तो जैसा कि मैम ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बात की है, साथ ही देखा जाए तो घरेलू हिंसा के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इस दिशा में किस तरह आप लोग काम करते हैं? देखिए, घरेलू हिंसा जो है एक तो एक बड़ी सच्चाई है जी। और वो मैक्सिमम घरों के अंदर है। मैक्सिमम घरों में, यहाँ पर हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, सभी जगहों पर सभी तरह की महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही, महिलाओं और लड़कियों के साथ। अब जो हम कह रहे हैं कि घरेलू हिंसा तो रही, एक तो ये है कि घरेलू हिंसा को बहुत स्वीकारता मिली हुई है समाज में, उसके अलग अलग जस्टिफिकेशन है कि ये करोगे तो होगा, ये करो ही नहीं, मतलब वो जिम्मेदारी भी जो है वो महिलाओं के ऊपर थोप दी गई है कि अगर आप मुंह नहीं चलाओगे, मतलब आप अपने हक की बात नहीं करोगे तो आपके साथ हिंसा नहीं होगी, आप दाल में नमक जो है वो पर्याप्त डालोगे तो आपके साथ हिंसा नहीं होगी। और ये थोड़ा बहुत तो चलता रहता, तो ये जो चलता रहता कि स्वीकारता है वो हमारे समाज में हर वर्ग के पास, हर जाति में, हर धर्म में ये मिली हुई है। तो सबसे पहली बात है कि हमें ये स्वीकारता को ख़त्म करना होगा, हमको मानना होगा कि ये उत्पीड़न जो है वो गैर बराबरी की वजह से है और ये गलत है। अब जहाँ तक बात है क्या करते हैं, तो देखिए कानून बने, लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए तो इतने कानून हैं और महिलाएं मिसयूज़ कर रही हैं, लेकिन घरेलू हिंसा कानून जो बना है वो महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए बना है। जी। लेकिन बहुत सारी महिलाएं उसमें अभी भी नहीं जा पा रही। नहीं जाने की वजह एक तो ये है कि जागरूकता की कमी, दूसरी बात ये है कि उस कानून में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर अमलीकरण नहीं हो पा रहा है। कानून की प्रक्रिया जो वो इतनी जटिल हो जाती है कि वो महिला जो है वो न्याय की उम्मीद छोड़ देती है। और हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग रिसेंटली देख रहे थे कि आग लगा ले रही हैं महिलाएं, कहीं पर कूद जा रही, तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, क्योंकि आप जो कुछ लिख रहे हैं कानून में उसका अमल तो करें। लेकिन जब भी महिलाओं के मुद्दे पर बात आती है तो हमेशा जो है, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, वो उसको गंभीरता से नहीं लेती है और कानून में लिखे को अमलीकरण नहीं करती है। जो आप पूछे हम क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जो है ज़्यादातर लोगों को ये कानून तक पहुंच बनाने में मदद कर रहे हैं। अगर उत्पीड़न हो रहा है तो ये कानून है, ये जानकारी देने का काम करो, एक साथी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, ताकि कोई महिला जो है, जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, वो महिला जो है किसी कारणवश से आत्महत्या ना करे, और अगर उसकी हत्या की भी स्थिति आ जा रही है तो फिर वो उससे निपट सके।
मैम, आपने एक बात की स्वीकार्यता की कि उसको बिल्कुल भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, हिंसा किसी भी लेवल पर हो। बिल्कुल। तो उसके लिए कैसे महिलाओं को जागरूक किया जाए? हालांकि सरकार हमारी काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए, ये जो हिंसा को लेकर है ना, ये जिम्मेदारी सबकी है। जी। मतलब सिर्फ महिलाओं की नहीं, क्योंकि आप देखते जब भी महिलाओं के मुद्दे की बात होती है, हम सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर थोप देते हैं। ये जिम्मेदारी हर आम नागरिक की है, परिवार के हर सदस्य की है। और अब समय चेंज हो रहा है, तो अब हमको जो है वो सिर्फ महिला, मतलब जो पीड़ित है ना, उसी के ऊपर सारा बोझ डाल दो, की बजाय हमको हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी एहसास करानी पड़ेगी कि हिंसा नहीं होने देना भी उनकी एक जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि हमको मर्दों का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मर्दानगी को लेकर हमारे एक समाज का एक अलग अपना स्टिग्मा नजरिया है ना। बिल्कुल। हम पुरुष को एक मर्द के रूप में देखते हैं, वो मर्द जो है वो किसी पर कंट्रोल कर सकता है, अपने से दोयम दर्जे के सारे लोगों पर तो वो कंट्रोल कर सकता है, वो एक रुतबा बनाए रख सकता है, उसके पास नियंत्रण होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमको छोड़ना होगा, वो हमको देखना होगा कि जब गैर बराबरी को खत्म करना है तो हमको समानता के लिए, हर चीजों के लिए बराबर का सबको अधिकार होगा। किसी पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता जो हमारे समाज में है ना। महिलाएं क्या खाएं, कहाँ जाएं, कैसे पढ़ें, किससे शादी करें, किससे नहीं करें, कौन सी नौकरी करें, नहीं करें, तो ये सारी चीजें जो है वो हमको अब मर्दों के साथ बात करनी। तो अब जो भी कार्यक्रम होने चाहिए वो महिलाओं को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग देना, एक लहजे तक तो ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन हमको पुरुषों के साथ ज्यादा काम करने पड़ेगा उनकी मानसिकता को बदलने का। बिल्कुल। कि महिलाएं आपकी संपत्ति नहीं है, महिलाएं कोई एक प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप जब चाहे जहां जैसे इस्तेमाल करेंगे और उस पर कंट्रोल करेंगे। माइंडसेट को हमको पुरुषों के साथ बदलना होगा। मैम, बहुत अच्छी बात कही, माइंडसेट को बदलना होगा। तो माइंडसेट को कैसे बदलें और क्या कुछ किया जाए? ऐसा है कि सबसे पहले जो प्रार्थना ने कहा था शुरुआत में कि पहली सीढ़ी हम चढ़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि आधी जीत पहली सीढ़ी की होती है ना। तो वो जो पहली सीढ़ी वाली बात है, वो कहीं ना कहीं वो जो हमारी सोच में परिवर्तन आया है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया जब से बनी है या मानो जब से है तब से ही ये इस तरीके की गैर बराबरी रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो एक समय, मतलब इसका मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं धार्मिक आधार पर, तो उनको मेरा जवाब ये है कि जब दुनिया बनी थी तब ऐसा नहीं था, तो धार्मिक आधार पर तो आप बात ही मत करिए, है ना। ये तो हमने खुद धर्म बना दिया, और वो चूंकि धर्म भी हमारे पुरुषों ने बनाए हैं, इसलिए वो महिलाओं को दूसरे नंबर पर रखते हैं, और हर धर्म की बात कर रही हूँ मैं। और दूसरा ये है कि स्वीकार्यता वाली बात है ना, जो वो कैसे अवेयर करें। अवेयर करने के लिए जैसे हिंसा की बात हमने की कि महिलाओं के साथ हिंसा होती है, हिंसा करता कौन है। हम यहाँ जाकर के किसी एक बस्ती में, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, हम महिला को वहाँ समझाते हैं जाकर के कि देखो अगर पति पीटता है तो ये कानून है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जब वो महिला घर जाती है ना, तो वो तमाम सारी आर्थिक और तमाम परिस्थितियों से वैसे ही जूझ रही है। उसके बाद जब हम उससे कहते हैं कानून का सहारा लो तुम, हमने उसको सिखाया, लेकिन हमने पुरुष को नहीं सिखाया कि मारना नहीं है या मारना गलत है। पुरुष से हमने कोई बात ही नहीं की। हम जैसे ही इन मुद्दों पे बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि महिला मुद्दे हैं ये, महिलाओं से बात करो, है ना। तो हम जाकर के महिलाओं को तमाम कानून सिखाते हैं, तमाम सारी उनको सुरक्षा की चीजें सिखाते हैं, और जैसे ही कहीं कोई रेप की घटना होगी, कुछ होगी, तो तमाम जगह से ये चीजें आने लगती हैं कि लड़कियों को आत्मरक्षा की चीजें, जूडो सिखाइए। मान लीजिए मेरा शारीरिक ताकत उतनी नहीं है कि मैं जूडो सीखूं, लेकिन ये तो मेरे ऊपर मजबूरी डाली जा रही है। बिल्कुल। तो मैं क्यों सीखूं? मेरा मन है कि मैं डांस करूं अच्छे से, लेकिन एक लड़का मुझे परेशान करता है इसलिए मैं जूडो सीखूं। लेकिन आपने उसको रोकने के लिए क्या किया? समाज उस पर बात नहीं कर रहा है। तो बात उस पर होनी है कि कैसे हम, और मैं ये भी बता दूं कि लड़के पैदा ऐसे नहीं होते हैं, ये पुरुष पैदा थोड़े ऐसे होते हैं। तो ये जो पितृसत्तात्मक हमारी सोच है, ये महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है, ये दोनों में है, जिसमें पितृसत्तात्मक मतलब पुरुष को श्रेष्ठ मानना। अभी कुछ साल पहले का एक डाटा आया था जिसमें 54% औरतें ये मानती थी कि पति द्वारा पीटा जाना गलत नहीं है। तो आप बताइए फिर हिंसा क्यों नहीं होगी जब हम खुद ही उसको, अरे वो खिलाता भी तो है। ये उनके जवाब होते हैं। तो जब तक हम उस मानसिकता को नहीं निकालेंगे महिला के दिमाग से कि वो खिलाता है तो आप बनाती भी हैं। जी। अगर वो मान लीजिए ऐसा ही घर है जिसमें कमाकर पुरुष ला रहा है, तो वो कमाकर ला रहा है तो बना आप रही हैं उसको। तो दोनों के मतलब दोनों के मिलन से ही सारी आप आगे बढ़ते हो। तो ऐसा एक को श्रेष्ठ जब तक रहेगा, तो इस पर काम करने की जरूरत है। और हम लोग
इसी पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम वर्कशॉप्स करते हैं, हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, हम गीतों के माध्यम से। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि किस तरीके से भेदभाव शुरू होता है कि हमारे समाज में हर काम के समय हमारे यहाँ फोक लोकगीत है जी। बहुत एक अच्छा हमारा कल्चर है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि ये जो लोकगीत हैं, ये बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले जितने भी लोकगीत हैं किसी भी भाषा में, शायद 1-8% मिल जाए तो अलग बात है, अदरवाइज 99% गीत कृष्ण के पैदा होने के हैं, राम के पैदा होने के हैं, लल्ला के पैदा होने के हैं, लल्ली के लिए नहीं है, और जो है वो नेगेटिव है। तो ये आप यहाँ से देखिए कि जन्म से, और इस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। तो यहाँ से हमको छोटी छोटी शुरुआत है, ये छोटी छोटी, जैसे मैंने कहा कि दोनों को समान अवसर आगे बढ़ने के लिए मिलना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही दोनों की परवरिश भी समान रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की है तो तुम घर में रहोगी और लड़का है तो मैं तो हमेशा इसको इस तरीके से कहती हूँ कि हम लड़कों के साथ भेदभाव करते हैं कि हम उससे कुछ सिखाते ही नहीं, उसे छोड़ देते हैं कि तुम जाओ और बाहर समाज में सीखो। तो वो बाहर वो सीखता है जो उसे मिल रहा है जी। तो जिस दिन से हम लड़कों को घर में, मतलब जितनी इसमें इस सुधार के लिए जितनी जरूरत राजनीतिक है, उतनी ही जरूरत जो सबसे छोटी इकाई है परिवार, उसकी है। बिल्कुल। तो परिवार से अगर समान रूप से दोनों को बढ़ने के अवसर दें, दोनों को समान रूप से सिखाएं, अच्छे संस्कार तो दोनों को मिलना चाहिए। लड़कों को हम क्यों मान के चलते हैं कि उनको सब कुछ आता होगा? तो जिस दिन हम ये मानना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है कि समाज बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ज़रूर। कुमुद जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि समान अवसर देना चाहिए, भले ही वो लड़की हो लड़का। खास तौर पर आजकल देखा जाए तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो लड़के हैं वो पीछे छूटते जाते हैं। और सोसाइटी से ही यूजुअली आपने कहा कि वो सीखते हैं, और जाहिर सी बात है कुछ तो भी सीखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी अपराध और बहुत सारी घटनाएँ होती रहती हैं। तो मैम, एक परिवार जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, तो उनको अवेयर कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, परिवार में बचपन से जो कुमुद जी ने कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हमको परिवार में सबसे पहले काम करना होगा, तो हम बचपन से करेंगे। दूसरी बात ये कि जब हम महिलाओं को आगे करते तो पुरुष पीछे नहीं हो रहा है, पुरुष वहीं पर है, बल्कि जो पीछे जो महिला और लड़की खड़ी है वो उसके पास अलग अलग तरीकों से उसकी बराबरी पर आकर खड़ी हो रही है। पुरुष जहाँ था वहाँ है, वो बढ़ता जा रहा है, महिला पीछे से आगे जा रही है। तो ये एक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपने कुछ कार्यक्रमों में। और दूसरी बात है कि माइंडसेट की बात है, जो आपने कहा ना कि जन्म से, आप परवरिश से, उसकी शिक्षा से, हम आपकी जो हमारी जो किताबें होती है ना उसमें भी हम बताते हैं ना कि वो कमला जल भर ला, ठीक है, और मम्मा की रोटी गोल और दादाजी का डंडा गोल, है ना। तो ताकत किसके पास है? वो घर के जो पुरुष है, दादाजी, उनके पास है। पैसे का पावर भी पापा के पास है, मम्मी के पास तो सिर्फ बेलन है और रोटी है। तो इस तरह की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है, स्कूल में जो खेल होते हैं, आप देखिए महिला पुरुष के बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं, हमारा जो धर्म है, हमारा जो समाज है, हमारा जो कानून है, इस सब तरीके से हमको बदलाव, सब जगह हमको मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और सही है कि सबसे पहली पाठशाला हमारे घर है। घर में हम कह रहे हैं बच्चा खेल कर आ रहा है और वो बहन से आप उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे को गरम गरम रोटी खिलाए, छोटी बहन पानी पिलाए, भाई नहीं उठेगा क्योंकि भाई तो जो है वो सिर्फ आदेश देने के लिए ना, और बहन जो पढ़कर आ रही है, बहन जो नौकरी करके आ रही है, वो घर की वो जो काम करेगी और घर की जो जरूरतों को पूरा करेगी और पूरा सेवा, जो महिलाओं को जो दर्जे ना कि जो कुछ भी काम करने की भूमिकाएं हैं, जेंडर रोल का जो बंटवारा है वो अलग अलग किया गया। तो ये हमको बराबरी से करना होगा कि जो काम, मतलब आप खाना खाते हो तो आपको खाना बनाना दोनों को आना चाहिए, कपड़ा पहनते हो तो दोनों को धोना आना चाहिए, कमाना भी दोनों को आना चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं को कमाना नहीं है और पुरुष के ऊपर ही कमाने का बोझ है, तो वो दोनों को होना चाहिए। तो ये घर से ही हमको नजरिया बदलना पड़ेगा। और छोटे छोटे जो इस तरह के संस्कार है, हमारे खेल खिलौने, हम क्यों किचन सेट ला के लड़की को देते, है ना, लड़की को हम क्यों नहीं बैट बॉल, कार और बंदूक ला के देते, है ना। हालांकि बंदूक हिंसा का एक प्रतीक है और उसका हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब हम बराबरी की बात कर रहे हैं तो देखिए ना, कलर्स, लड़के पिंक नहीं पहनते। अब अलग बात है कि शासन का आदेश आ गया कि 8 मार्च में सारे पुरुष जो है वो पिंक पहनेंगे, अदरवाइज पिंक नहीं पहनते, है ना। फूल वाला रुमाल नहीं रखते, है ना। इस तरह का हैंडबैग, तो सब कुछ हमारे यहाँ बंटवारा हो गया, तो उसको हमको बदलना होगा। तो ये धीरे धीरे कदम जो है, जो हम लोगों ने अपने परिवारों में किया है, हमने अपने परिवारों में धीरे धीरे इन चीजों से एक समानता की ओर हम बढ़े हैं। तो वैसे ही बाकी, क्योंकि बाकी भी हम लोग भी उसी समाज का हिस्सा है, हम भी ऐसे ही थे, लेकिन हमने फिर धीरे धीरे अपने आप को बदला है।
बिल्कुल, तो बेसिक लेवल यानी परिवार से ही इसकी शुरुआत अच्छे से की जा सकती है। कुमुद जी, अभी तो हम लोगों ने घर परिवार की बातें की हैं महिलाओं को लेकर, साथ ही देखा जाए तो वर्क प्लेस पर भी महिलाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे जो संस्थाएँ हैं वो काम करती हैं, अवेयर करती हैं। आपकी संस्था सरोकार किस तरह से काम करती है? देखिए ये है कि जो वर्क प्लेस पर जिस तरीके का हम उसको यौन उत्पीड़न कहें, हम उसको जी। एक मेंटल प्रेशर, मतलब यौन उत्पीड़न जब हम कहते हैं तो वो केवल हमें एक शारीरिक उसमें नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर कार्यस्थल पर इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है तो अवेयर करने का एक तो ये है कि हम जैसा हमने कहा कि हम लोग कानूनी जानकारी जगह जगह वर्कशॉप करके या अलग अलग ओरिएंटेशन प्रोग्राम करके या इस तरह के अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए साल भर ये बातचीतें चलती रहती हैं ताकि लोग अवेयर हों। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा इसमें क्या है, कई जगह सभी जगह अब ये तय हो गया है कि महिलाओं के लिए एक सेल बनेगी जिसमें वो अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उसमें वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। लेकिन जब हम कई जगह इसको देखते हैं तो आज भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहाँ पर ये सेल नहीं बनी हुई, इसका गठन ही नहीं हुआ है, जहाँ पर महिलाएं अपनी इस तरह की कोई शिकायत दर्ज करा सकें। और जब कोई मौका आता है, मैं इसका इस तरीके से उदाहरण देना चाहूँगी कि मैं मतलब एक बार मेरे पास, मैं नाम यहाँ नहीं लेती, मेरे पास एक बैंक के किसी अधिकारी का फ़ोन आया कि मैम ऐसा ऐसा है और हम एक उसका गठन कर रहे हैं और प्लीज़ आपका नाम डाल दें, क्योंकि उसमें एक सोशल एक्टिविस्ट चाहिए होता है, एक बाहर से कोई व्यक्ति चाहिए होते हैं। तो मैंने उनसे जब जानकारी मांगी तो मुझे उनकी हड़बड़ाहट से समझ में आ गया कि कोई केस आ गया है, इसलिए ये खाना पूर्ति करने के लिए जल्दी जल्दी कुछ बना करके और मुझे ये बता नहीं रहे। मैंने उनसे फिर क्लियरली पूछा तो कहने हाँ मैम, जब पहली मीटिंग में आएंगी ना तो आप प्लीज़ इस वाले केस को। तो ये हालात में हैं हम लोग कि सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी के तौर पर चलती रहती हैं। और नौकरी, चूंकि लड़कियों के लिए नौकरी करना एक आर्थिक रूप से तो है ही, लेकिन बढ़ने के चूंकि अवसर नहीं मिलते तो जैसे ही अवसर उन्हें मिलता है वो उसको गंवाना नहीं चाहती, तो कई बार बहुत देर तक वो उस हिंसा को बर्दाश्त करती रहती हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को हम अलग अलग देख ही नहीं सकते। हमारे यहाँ जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो ट्रैफिक रूल्स बड़े होने तक लोगों को पता नहीं होते कि इस सिग्नल का क्या मतलब है ना। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को हम बाद में अवेयर करें और हम ये कहें कि आप कानून जानो। बेहतर ये होगा कि हम छोटी क्लासेस में, ये मेरा एक ऐसा मानना है कि हम छोटी क्लासेस में ये जो बेसिक जो जानकारियां हैं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं कि मतलब कैसे हम, जैसे मैंने कहा ट्रैफिक रूल्स हैं, जैसे हम कैसे परिवार में एक दूसरे के साथ में कैसे हम रह सकते हैं, वो सिलेबस बदलने की ज़रूरत है। इसी तरीके से ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां मुझे लगता है कि हर क्लास में थोड़ा थोड़ा सा करके अगर हम देते जाएं, तो अगर मान लीजिए कोई लड़की स्कूल करने के बाद ही कोई जॉब करती है, कोई भी जॉब करती है, तो उसको कम से कम इतनी जानकारी हो कि उसके साथ अगर इस तरीके की कोई बात हो रही है तो कैसे वो सुरक्षित वहां से निकल सकती है, शारीरिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी। तो वो जानकारियां बेसिक, बाकी तो फिर बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनको मदद कर सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो नौबत आने से पहले वो खुद को कैसे बचा सके, ये जानकारियां, है ना। कि अगर नल में पानी नहीं आ रहा है, इसकी भी हमें जानकारी नहीं होती कि हमें कहाँ फोन लगाना है। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी जानकारियां मुझे लगता है कि यहाँ से अगर हम लोग देना शुरू कर दें इस सिलेबस में तो हालात काफ़ी ठीक हो सकते हैं स्कूल एजुकेशन में। बिल्कुल जी। कहते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आती है प्रार्थना जी, तो महिलाएं बहुत डटकर सामना करती हैं। कोविड के दौरान भी हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जब जिन महिलाओं का रोजगार चला गया, उन्होंने नए नए स्टार्टअप शुरू किए और काफ़ी कुछ शुरू किया, किसी ने मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं। तो उन महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये आप सही बोल रहे हैं, काफ़ी सारा, क्योंकि हम लोग घरेलू कामगारों के साथ काम कर रहे हैं। लगभग 25,000 घरेलू कामगार हमारे साथ जुड़ी हैं। और अभी हम लोगों ने एक अध्ययन किया, एक तो प्राइवेट सेक्टर के साथ अध्ययन किया और दूसरा घरेलू कामगारों के साथ। इन दोनों जगहों पर जो है महिलाओं के साथ महिलाओं का रोजगार गया है। तो यहाँ पर फिर जब महिलाओं का रोजगार गया है तो जाहिर सी बात है उनकी जो है आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। आर्थिक नहीं, सिर्फ मानसिक स्थिति भी कमजोर हुई है। लगातार जो तनाव में है, घरेलू हिंसा बढ़ी है इसकी वजह से।
और फिर महिलाओं ने है जो उनका हुनर था उस हुनर को आगे बढ़ाया, और इसमें संगिनी ने भी भूमिका निभाई है। हमने अभी लगभग 50 से अधिक महिलाओं को, लगभग हम 300 लोगों को अभी भी 1 साल से खाना राशन देने का काम कर रहे हैं, और लगभग 50 महिलाओं का जिनका जो हुनर था, एक महिला जो है अपने घर के बाहर बैठकर ही अगर कुछ बेच सकती है तो वो बेच रही है। कोई महिला अचार बड़ी पापड़ बनाती है वो बना रही हैं, कोई महिला कुछ अगर बुनाई का काम करती है, कोई सिलाई का काम करती है, तो उनका जो हुनर था उसको वो वापस से निखार कर जो है वो कर रही हैं। कोई महिला को अगर गाड़ी चलाना आता है तो वो गाड़ी चलाना सिखाने का काम कर रही है। तो काफी सारी महिलाएं जो हैं वो अपने जो हुनर है, जो जिनको वो भूल भी गई थी, क्योंकि जो काम मिल रहा था वो कर रही थी, लेकिन अभी उनके पास ये विकल्प था कि वो क्या कर सकती, क्या सोच सकती, तो वो इस तरह के काम कर रही है। एक हम जोड़ेंगे, क्योंकि इस पर हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो आपने कुमुद जी के साथ बात किया था, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर 2013 का एक कानून है, जहाँ पर प्रत्येक कार्यस्थल में जहाँ पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं, कर्मचारी काम करते, वहाँ पर एक आंतरिक समिति का गठन करना अनिवार्य है, और अगर कोई नहीं करता है तो उसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान है, उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। ये समिति का काम ही ये सुनिश्चित करना है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ना हो, और अगर होता है तो ये समिति उस हिंसाकर्ता पर जो है वो ठोस जो है वो एक्शन लेने का काम करेगी। तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम ये सूचना भी देना चाहते हैं कि जहाँ पर भी 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ पर आंतरिक समिति का गठन जरूर करें। बिल्कुल। तो इस सूचना के बाद एक सवाल है, जो महिलाओं के साथ स्टिग्मा जुड़ जाता है। मैम ने जैसे बोला कि पुरुषों के साथ उनकी मर्दानगी जुड़ी हुई है, तो महिलाओं के साथ मान लीजिए किसी महिला ने डिवोर्स लिया है तो उसके साथ, या किसी के हस्बैंड नहीं रहे तो उनके साथ विडो का स्टिग्मा, इस स्टिग्मा को कैसे दूर किया जाए सोसाइटी में? इस स्टिग्मा को, जो पहला सवाल था, मुझे लगता है वही हमारे इस सवाल का भी आंसर है कि हम वो जो मानसिकता है हमारी जिसमें हम पुरुष को श्रेष्ठ मान रहे हैं, ये स्टिग्मा क्यों लगता है कि महिला के साथ क्योंकि हमने पुरुष को श्रेष्ठ माना और स्त्री को माना, महिला को माना कि उसे सुरक्षा की जरूरत है। अब देखिए, सुरक्षा की जरूरत किससे है? पुरुष से, लेकिन उसको कोई पनिशमेंट नहीं है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, है ना? तो एक पुरुष की जरूरत एक स्त्री के साथ हमेशा बता दी गई। अगर हम अपना इतिहास देखें तो दुनिया ऐसी थी नहीं, है ना? वहां पर ऐसा नहीं था कि औरतें शुरू से किसी के संरक्षण में रहती आई हैं, ऐसा नहीं था। तो ये जो एक मेरी पत्नी, मेरी बेटी, इसकी सुरक्षा की जो बात होती है, तो ये पुरुषों के लिए भी खतरनाक है ना? ये पुरुषों के लिए भी खतरनाक है। लेकिन महिलाओं के साथ क्यों पति नहीं है या तलाक ले लिया है, तो एक तो उसके हम कैरेक्टर पर सवाल उठा देंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा कैरेक्टर हम आज भी वही मानते हैं जो सब कुछ सहती रहे। हम लोग अक्सर सुनते हैं, और खासतौर से मध्यम वर्गीय परिवारों में तो हम सुनते ही हैं कि अगर किसी लड़की को ससुराल में मतलब किसी दहेज के लिए मारा या किसी भी कारण से, या उसने खुद आत्महत्या की, तो पहले तक तो वो माता पिता को पता भी होता है ना, तो वो कहते रहते हैं नहीं बेटा वहीं जाओ क्योंकि वही तुम्हारा घर है। और मरने के बाद फिर वो सारी अपनी जो भी अंदर की चीजें रहती, मुझे लगता है कि ये जो हमारे दिमाग में है, हम ये कब समझेंगे कि बेटी का जीवन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये कब समझेंगे? एक बहुत, जब हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो जब गड़बड़ होने लगा तो बहुत तेजी से एक नारा चला कि बेटी नहीं पैदा होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। हम लोगों ने इसका डटकर विरोध किया कि आप बहू के लिए बेटी को मत पैदा करो। मतलब हम फिर बेटी को सेकेंडरी कर रहे हैं। हमें बेटी क्यों चाहिए? क्योंकि हमको बहुएं कहाँ से मिलेंगी, मतलब हमारे बेटे को बीवियां कहाँ से मिलेंगी, मतलब हमारा वंश कैसे बढ़ेगा। तो ये कितनी गलत बात है कि जिस लड़की को हम देवी मानते हैं, है ना, उस लड़की को हम कह रहे हैं कि तुमको हम क्यों पैदा करें, क्योंकि हमारे बेटे को बहू चाहिए। मतलब अगले हमारे घर में होगी तो उनके बेटे को मिलेगी, कोई और पैदा करेगा तो हमें मिलेगी। और इस तरह की जो मानसिकता चलती है, तो वहीं से ये स्टिग्मास लगते हैं। क्योंकि एक औरत को सुरक्षा, आप देखिए बच्ची स्कूल जा रही है, रास्ते में छेड़खानी हुई, पढ़ाई छुड़ा देंगे, है ना? कहते हैं कि नहीं वो छेड़खानी हो रही थी, सुरक्षा कैसे करें? तो सुरक्षा चाहिए किससे? लड़के से। उसको कुछ नहीं कहा गया। लड़की को जन्म से पहले मार दिया जाता है। हम लोग वर्कशॉप वगैरह में जब क्वेश्चन करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि लड़की लोग इसलिए नहीं चाहते कि वो दहेज देना पड़ता है। दहेज लेगा कौन? लड़का। लेकिन उसको हमने कुछ नहीं कहा, लड़की को मार दो। तो हमने लड़की को हमेशा से इस चीज को हमें बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने लड़की को दूसरे नंबर पर डाला है। और जिस दिन हम ये स्वीकार कर लेंगे, हमको खुद को गिल्टी फील होगी। बिल्कुल, कि जिसे हम देवी कह रहे थे उसको हम कैसा रख रहे हैं। तो जिस दिन मुझे लगता है कि ये जो स्टिग्मास है ये कम्प्लीटली, और सबसे पहले महिलाओं के दिमाग से निकलनी चाहिए ये बात।
क्योंकि जिस दिन मेरे दिमाग से ये चीज निकल गई जी कि मैं अकेले जा रही हूँ और जिसको जो सोचना है सोचूं, जी उस दिन से मैं निकलना शुरू कर दूंगी। जी तो मैं, और आप यकीन मानिए, अगर मैं अकेले निकलना शुरू कर दूंगी बेखौफ होकर, तो मेरे साथ हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब भी अकेले निकल जी, रहे हैं, जी। मेरा साथ देने वाले लोग हैं, लेकिन वो हिम्मत महिलाओं को करनी पड़ेगी क्योंकि वो खुद उसी पितृसत्तात्मक मानसिकता में दबी हुई हैं पूरी तरह से। तो ये एक चीज हम लोग इसी पर काम करते हैं कि आप जी। कैसे अपने आप को पहचाने और अपने होने को सेलिब्रेट करें, ये चीजें खत्म हो सकती और हैं। मुझे लगता है कि तभी सही मायनों में महिला दिवस मनाना सार्थक हो बिल्कुल, पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात कही है कि घर से ही शुरुआत की जाए, छोटी छोटी सी शुरुआत की जाए, ताकि जो वो बड़े बदलाव हमारे लिए आएंगे, तभी महिला दिवस वाकई मनाना सार्थक होगा। और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में